So, hello everyone. Today we will discuss about Ohm's law and the factor on which the resistance of a conductor depend. Okay. In the last class, we will discuss about electric current, electric potential, and potential difference. Okay. So, let's start today lecture with the topic Ohm's law. To understand Ohm's law, firstly we will take a conductor. Okay. Firstly, we will take a conductor. Okay. सबसे पहले हमने क्या लेना बेटा, एक कंडक्टर लेना है एंड नाउ कनेक्ट दिस कंडक्टर टू ए बैटरी. और उसके बाद हमने क्या करना है बेटा, इसको कंडक्टर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है. ओके. सो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बेटा, V होगा. तो यहाँ पे करंट फ्लो कहाँ से कहाँ करता है बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो इस प्रकार से जो करंट का फ्लो है वो स्टार्ट हो जाएगा. और एज यू नो, इनसाइड द कंडक्टर देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट. ओके. तो जो ओम्स लॉ ने ऑब्जर्वेशन की थी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, इस लॉ के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर में से फ्लो करता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड. यानी जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, I से, है ना. तो I क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V, राइट. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या ऑब्जर्वेशन हुई, अकॉर्डिंग टू this law, when electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference, across the ends of conductor, across the end of the when physical condition like temperature, pressure, etc. remain constant. Okay. So अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जो इलेक्ट्रिक करंट है बेटा वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द फ्लो ऑफ. इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या रहेगा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर. लेकिन ये इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, जब वहां पे अदर फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर वगैरह, प्रेशर एक्सेट्रा वगैरह क्या रहे, कांस्टेंट रहे. अगर यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है या प्रेशर वगैरह चेंज हो रहा है तो जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं होगी, है ना. तो यहाँ पे क्या है, ये जब अदर फिजिकल कंडीशन यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमेशा क्या रहेगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टू द पोटेंशियल डिफरेंस. ओके. अगर मैथमेटिकली मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे, फ्रॉम द डेफिनेशन हमने क्या देखा कि I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है. या फिर हम क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकली,
जो v है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, या i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, या v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, कोई फर्क नहीं होगा। 3 into 5 और 5 into 3 ऑलवेज इक्वल टू 15 ना। सो इफ वी रिमूव दैट प्रोपोर्शनल साइन, ओके, अगर मैं यहाँ से इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, इक्वल टू, और इसके नाम का हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर आई, यानी v इज इक्वल टू क्या हो गया, आर आई, ओके। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा, v इज इक्वल टू आई आर, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आई आर, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला आपके पास किसके इक्वल होगा, अगर आपके पास करंट गिवन है, आर गिवन है, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, बाय मल्टीप्लाइंग दैट, ठीक है। नाउ द न्यू टर्म इंट्रोड्यूस हेयर इज आर, जो नई टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है वो क्या है, आर। आर क्या बेटा यहाँ पे, वे हैव आर इज कांस्टेंट ऑफ proportionality and is known as resistance, और इसको कैसे जानते हैं बेटा, क्या नाम से जानते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है ना। आर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और इसका नाम क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस होता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हमारे क्या हेल्प करेगा, ओम्स लॉ की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं ना। और अगर हमें यहाँ से करंट निकालना हो तो करंट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू वी बाई आर। और अगर अपने को R यानी रेजिस्टेंस निकालना हो तो रेजिस्टेंस भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, वो किसके इक्वल होगी, वी बाई आई। रेजिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी, वी बाई, यानी बाय knowing Ohm's law we can calculate potential difference, electric current and resistance of the conductor. Clear है बेटा, okay. So next thing is नेक्स्ट थिंग है ग्राफ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, V और I के बीच में क्या प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो लेट सपोज वी हैव VI ग्राफ, है ना। तो मान लेते हैं दैट इज आवर y एक्सिस, दैट इज आवर x एक्सिस, दिस इज आवर पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज आवर इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है बेटा, ओके। सो व्हेन वी प्लॉट द VI ग्राफ, है ना, व्हेन वी प्लॉट द VI ग्राफ, when we plot the VI ग्राफ, ओके, हमें क्या मिला, देखो बेटा ओम्स लॉ ने क्या बोला कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जितना V इंक्रीज होगा उतना ही क्या होगा, I इंक्रीज होगा, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि विथ एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ V द I विल आल्सो इंक्रीज, राइट। नाउ if you let us suppose these are the basic value of potential difference and electric current ना। अगर हम इनको आपस में कनेक्ट करेंगे इस तरीके से, तो जो VI ग्राफ से स्लोप हमें मिलेगी बेटा वो कैसी मिलेगी, स्ट्रेट लाइन, है ना। आई थिंक दिस इज नॉट क्लियरली विजिबल टू यू, सो आई रिमूव दिस, ओके यार। V जो स्लोप होगी बेटा वो क्या होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, है ना। तो VI ग्राफ से हमें क्या स्लोप मिलती है बेटा, R क्या मिलती है, स्ट्रेट। और R क्या है, वी गेट ए लीनियर स्लोप फ्रॉम द VI, व्हेन वी प्लॉट VI ग्राफ वी गेट ए लीनियर slope which is equal to R, और R क्या बेटा यहाँ पे, रेजिस्टेंस। R क्या है,
रेजिस्टेंस। तो ऑलवेज रिमेंबर V बाय I किसके इक्वल होता है बेटा, R के इक्वल होता है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लॉट VI ग्राफ, तो स्लोप क्या मिलेगी आपको, R मिलेगी, है ना। क्लियर है बेटा ये VI ग्राफ। अगर नेक्स्ट केस में आपको क्या प्लॉट करना होगा, IV ग्राफ। अगर आपके पास क्या आ जाए, IV ग्राफ प्लॉट करना आ जाए, तो उस केस में क्या बनेगा बेटा आपका, इफ यू प्लॉट IV ग्राफ देन हमारी स्लोप किसके इक्वल हो जाएगी, इन IV ग्राफ स्लोप इज इक्वल टू 1 बाय R। स्लोप इज इक्वल टू 1 बाय R, क्योंकि V बाय I इक्वल टू क्या है, R है, I बाय V किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 1 बाय R हो जाएगा। I बाय V किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 1 बाय R। तो स्लोप ऑलवेज रिमेंबर इन VI ग्राफ वी गेट स्लोप R एंड इन IV ग्राफ वी गेट द स्लोप ऑफ 1 बाय R। क्लियर है बेटा, ओके। नेक्स्ट थिंग है कि दोज कंडक्टर विच फॉलो ओम्स लॉ, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, ओहमिक कंडक्टर। एक हमारे पास कौन से कंडक्टर होते हैं बेटा, ओहमिक कंडक्टर, और दूसरे कौन से होते हैं बेटा हमारे पास, नॉन ओहमिक कंडक्टर। कौन से होते हैं बेटा, नॉन ओहमिक कंडक्टर, है ना। अब नाम से पता चल रहा है, ओहमिक मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, नॉन ओहमिक मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा आता है बेटा, स्ट्रेट लाइन। क्यों आता है बेटा, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I होता है ना। तो जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है वो कैसे कंडक्टर हो गए, ओहमिक कंडक्टर, यानी द कंडक्टर विच फॉलो ओम्स लॉ, है ना। और नॉन ओहमिक मतलब द कंडक्टर विच डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन ओहमिक, और जो फॉलो करते हैं वो ओहमिक हो गए। तो जो ग्राफ बनेगा ओहमिक कंडक्टर का वो ऑलवेज क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन जो नॉन ओहमिक कंडक्टर है उनका ग्राफ क्या होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, उनका ग्राफ कर्व होगा। क्लियर है बेटा, सभी को क्लियर है, ओके। अगर आपको मान लेते हैं कि स्लोप कैलकुलेट करनी है, लेट अस सपोज मेरे पास यहाँ पे दो स्लोप है, दैट इज पॉइंट A एंड दैट इज पॉइंट B, ओके। तो ये हमारे पास कौन सा ग्राफ था बेटा, VI ग्राफ था। तो VI ग्राफ में अब आपसे पूछ लिया जाए कि भाई A और B में से रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा है, A और B में से रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा है। तो स्लोप क्या होती है, ढलान होती है ना, ये वाली ढलान होती है स्लोप। तो ये ढलान जितनी ज्यादा होगी इस एक्सिस के लॉन्ग आप एक ये एंगल बनाओगे, तो जिसकी ढलान जितनी ज्यादा, अब देखो B की ज्यादा ढलान है तो B की रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी, हाई होगी, और A की रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। A की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो आपसे ऐसे ग्राफ देके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाई बताइए इनमें से ये आपको VI ग्राफ गिवन है या ये आपको IV ग्राफ गिवन है, तो आप हमें बताइए कि इनमें से किस पॉइंट पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो आप लोगों ने हमेशा ध्यान रखना VI ग्राफ में जिसका हाईएस्ट ढलान होगी, जो सबसे ज़्यादा ढलान पे होगा वो उसी की रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जो कम ढलान पे होगा तो ये इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। और IV ग्राफ में ये क्या हो जाएगा बेटा, उल्टा हो जाएगा, जस्ट रिवर्स, ओके। तो IV ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर ये IV ग्राफ होता तो ये हमारे पास क्या हो जाता, B की रेजिस्टेंस क्या हो जाती, लेस हो जाती है ना, और A की रेजिस्टेंस क्या हो जाती, मोर हो जाती, हाई हो जाती। क्लियर है बेटा। तो ये आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी यहाँ से पूछा जा सकता है। क्लियर है। तो ये हमारा टॉपिक था ओम्स लॉ, ओके। तो ओम्स लॉ से हमें एक नई टर्म मिली है बेटा, जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ बताया नहीं है कि V बाई I इज इक्वल टू R, है ना। R को मैंने जस्ट यहाँ पर सिर्फ क्या बताया, एक कॉन्स्टेंट बताया। एक्चुअल में R ये सिर्फ कॉन्स्टेंट नहीं होता, इसकी वैल्यू भी चेंज होती है। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है भाई, बाकी फिजिकल कंडीशन वगैरह कॉन्स्टेंट रहेगी, तो यहाँ पे इसको एक कॉन्स्टेंट की तरह यूज किया गया है। यहाँ पे क्या किया गया है, एज ए कॉन्स्टेंट यूज किया गया है ना। तो वैसे ये कॉन्स्टेंट नहीं होता, आपने वेरिएबल रजिस्टर नाम सुना होगा, इसकी रेजिस्टेंस जो है वो